ठीक बच्चों, स्वागत है आपका विद्यासागर एकेडमी में। और हम पढ़ेंगे आज भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। और जैसे कि पढ़ रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से हम उनको कैसे पढ़ेंगे भी। इतने सारे फैक्ट्स होते हैं और उनको हम इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बना करके याद रखेंगे ताकि वो हमको इजी मैनर में केवल हम 1 से 2 बार 3 बार पढ़ें और हमको याद हो जाए। 20 से 25 बार और हर एक एग्जाम के पहले हमको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और ऐसे करेंगे तो हमको आवश्यकता 20-25 बार नहीं पड़ती है, केवल 2 से 3 बार पढ़ेंगे, हमको टिल द एग्जाम सारी चीज़ें रिमेंबर रहेंगी। तो इसका ये फायदा होता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। और जिसको फनी ट्रिक्स का एक बेस होता है, उसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे ही अपने आप से नहीं बन जाती हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आधे घंटे का है, आप कृपया जा करके देखें तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे ट्रिक्स बनाई जाती है। ठीक है, तो बोलो पंकज, क्या है इसका? है ना। तो ऊषा मेहता और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या चलाया था? खुफिया रेडियो। मतलब कि देखो, सारे बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, क्या कर लिया गया था? सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार। गांधी जी को कहाँ रख दिया गया? पूना जेल में रख दिया, आगा खान जेल में। ठीक है, और दूसरा, हाँ, पुणे में एक यरवदा जेल भी है। कौन सी जेल है? यरवदा। तो यरवदा जेल में नहीं रखा गया था। ठीक है, कहाँ जेल रखा गया था? पुणे की आगा खान जेल। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने इसको ट्रिक से बढ़िया से पढ़ ही लिया है, तो हमको कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कौन कौन उनको आग में खाना बना के पका रहा है? कस्तूरबा हो गई, सरोजनी नायडू हो गई और पूनम हो गई। तो उनको आग में खाना बना के जेल में पका के खिला रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है? आगा खान जेल में उनको रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऊषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाया। मतलब देखो, ऊषा मेहता का नाम उस टाइम पे नहीं जानता था कोई, है ना। मतलब बड़े नेताओं में से या क्रांतिकारियों में से नहीं थे, लेकिन उसके दौरान जो उन्होंने काम किया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये खुफिया रेडियो चला था, मतलब पूरी जनता को जागरूक करने का, आंदोलन को दिशा निर्देश देने का, ये सब काम पूरा रेडियो से यही करती थी। अंग्रेज जान नहीं पाते थे कौन कर रहा, क्या कर रहा, कैसे कर रहा। और क्रांतिकारियों तक सारी खबरें पहुंच भी रही थी और वो संगठित भी होकर के काम भी कर रहे थे। मतलब आंदोलन कंटिन्यू रहे, कोई ना कोई दिशा निर्देश तो होना चाहिए ना। जैसे तुम्हारा कोई बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, अगर लीडर नहीं होगा तो युद्ध भी नहीं जीता जाएगा। देखते हो, कोई युद्ध है उसमें केवल सेनापति को मार दो, राजा को मार दो, तो कोई सैनिक अपने आप युद्ध नहीं लड़ते, अपने आप सरेंडर कर देते हैं वो। मतलब सैनिक युद्ध नहीं लड़ते हैं जब तक उनका कोई नेता ना हो। ठीक है, ये उनका कोई सेना नायक या तो राजा होना चाहिए या तो उनका प्रधान सेनापति है वो होना चाहिए। वो देखते हैं कि हाँ, हमारा राजा लड़ रहा है, तब उनके पास एक उद्देश्य होता है कि हम इनके पीछे लड़ रहे हैं और जीतेंगे तो हमको ये मिलेगा। लेकिन जब राजा ही हार गया, देखा, राजा की मुंडी काट दो, सब अपने आप सरेंडर, कोई सेना उससे लड़ने नहीं आएगी। सेनापति को मार दो, सारी सेना सरेंडर, चाहे वो लाखों करोड़ों की फौज काहे ना हो, कितनी बड़ी फौज क्यों ना हो, बिना लीडर के कोई भी आगे नहीं जाता। तो इस तरीके से जब हमारे यहाँ पे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों को यही मानना था कि हम लोग इनको गिरफ्तार कर लेंगे तो कोई आंदोलन को दिशा निर्देश दे ही नहीं पाएगा, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये पब्लिक है, 2-4-10 दिन हंगामा मचाएगी, फिर भीड़ है, भीड़ ज्यादा, वो मतलब संगठित तरीके से काम नहीं कर पाती। कोई भीड़ केवल नुकसान करती है, फायदा नहीं करती कभी भी। भीड़ आंदोलन नहीं कर सकती, भीड़ केवल क्या कर सकती है? उत्पात मचा सकती है। जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो भीड़ एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकना, पुलिस से लड़ भिड़ जाना, है ना। तो पुलिस को सप्रेशन का मौका मिलता, फिर आंसू गैस से गोले छोड़ेंगे, पानी की बौछार मारेंगे, और अंग्रेज लोग तो सीधा गोलियां ही चला देते थे। तो भीड़ कोई अच्छा काम नहीं कर सकती कभी। ठीक है, क्राउड कभी अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए अब इनको दिशा निर्देश की जरूरत थी। तो बड़े नेताओं के उस टाइम पे बहुत सारे नेता जो थे, उन्होंने मतलब एक सेकंड जो लेवल के जो नेता कहे जाएंगे, उनको छोटे लेवल के नेता मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज़ादी के टाइम पे जिन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपने जीवन की आहुति दी है, अंग्रेजों के डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, तो कोई छोटा इंसान नहीं है वो। ठीक है, छोटे तो नहीं है, बस उनको मैं सेकंड लेवल के नेता कहूंगा। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गए, पहले लेवल के नेता, तो उनको तो उठा लिया इन लोगों ने। अब सेकंड लेवल के से जयप्रकाश नारायण हो गए, उषा मेहता हो गई, है ना, और भी कई सारे नेता थे। तो उषा मेहता और जयप्रकाश नारायण का खास करके योगदान सामने आता है सेकंड लाइन का, जो के आंदोलनकारी थे उनमें। तो जयप्रकाश नारायण तो बिहार के थे, तो उनका बिहार में ज्यादा नाम आता है। ठीक है, वो लोग बीपीएससी में बहुत ज्यादा उनका योगदान पूछते हैं, कौन सी सेना बनाई, कहाँ पे जेल में बंद रखा गया, फिर छोड़ करके किसके साथ में आंदोलन चलाया, ये सब उनके बारे में वहां पे पूछा जाता है। हमारे एमपी में उनका कोई मतलब नेशनल में कुछ योगदान है उनका, तो उतना ही पढ़ते हैं कि इन्होंने ये पार्टी बनाई और यहाँ पे ऐसे किया। ठीक है, तो उषा मेहता का नाम यहाँ पे सामने था। भारत छोड़ो खुफिया रेडियो, वो रेडियो चला रही थी
लोगों को दिशा निर्देश भी ये सब कर रही थी, और खुफिया तरीके से, मतलब उनको पता नहीं लग पा रहा था कि ये रेडियो केंद्र है कहाँ पे और कहाँ से मैसेज आ रहे हैं। इनको अंग्रेज उनको पकड़ ही नहीं पाए। तो कौन चला रहा था खुफिया रेडियो? उषा मेहता। इनके ऊपर अभी पिक्चर बनी है, ठीक है, उषा मेहता के ऊपर, ठीक है। सारा अली खान उसमें लीड रोल में है, उसने निभाया है उषा मेहता का रोल। और खुफिया रेडियो किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? उषा मेहता ने। तो हम इसको कैसे करेंगे? उषा और खुफिया रेडियो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीन तरीके, इसको तीनों को कनेक्ट करना है। ना कुछ बना। या तो ऐसे कर लें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उषा मतलब होता है प्रातः काल। क्या होता है उषा मतलब? प्रातः काल, सुबह सुबह, ठीक है, ठीक है। तो इस उषा मतलब होता है सुबह सुबह। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोग सुबह सुबह उषा काल में सबसे पहले रेडियो सुनते थे, ठीक है। ये लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रातः काल में लोग सबसे पहले रेडियो सुनते थे। ठीक है, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब ये, ओके। और उसके बाद दौरान लोग सबसे पहले रेडियो सुनते, प्रातः काल में, है ना, लोग प्रातः काल में, प्रातः काल में सबसे पहले रेडियो सुनते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। अब प्रातः काल, प्रातः काल मतलब कहीं ना कहीं तुमको आ जाएगा दिमाग में, प्रातः काल मतलब क्या होता है? उषा। क्या होता है? उषा। थोड़े लिए इसकी हिंदी डिक्शनरी मजबूत होनी चाहिए। तो उषा मतलब होता है प्रातः काल, ठीक है। तो उषा मेहता हो गई। और रेडियो सुनते थे, तो रेडियो तुमको याद आ जाएगा खुफिया रेडियो। ये तीनों वर्ड कनेक्टेड हो गए आपस में, ठीक है। बस वो वर्ड होना चाहिए। देखो हम जब पढ़े होते हैं तो सारी की सारी चीजें नहीं भूलती हमको, केवल थोड़ा बहुत चीजें में कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं कि तुमको उषा भी भूल जाएगा, खुफिया रेडियो भूल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं भूल जाएगा, ये सारी चीजें नहीं भूलेंगी। केवल कुछ चीजें मिसकनेक्टेड हो जाती है कि ये यहाँ था कि वहां था, कि ऐसे था कि वैसे था। सारी चीजें याद रहेंगी, बस 80% चीजें याद रहेंगी, 10-20% चीजें भूल जाएंगी तुमको। तो उसके लिए हमारा ये होता है कि वो भी चीजें तुमको याद आ जाएंगी और मिस कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रातःकाल मतलब उषा याद आ जाएगा, और रेडियो मतलब खुफिया रेडियो, ठीक है। तो ये मत समझना कि खुफिया ही क्यों नहीं बनाए, है ना, उषा ही क्यों नहीं बनाए। तो मतलब कोई भी चीज थोड़ा सा भी उससे कनेक्टेड होगी ना, वो अपने आप से बन जाएगी, ठीक है। चलो आगे बोलो। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग में कांग्रेस के बीच गतिरोध करने के लिए राजगोपालाचारी ने 1984 में डी के आउटलॉ कमिटी जारी की। कौन सा? डी डीजे दिखाओ, क्या लिखे हो? दी वे आउट, है ना। हाँ, तो किसने किसके लिए? हाँ, कांग्रेस एवं कांग्रेस व मुस्लिम लीग के दौरान इनका जो गतिरोध है, इनके बीच में क्या हो, गतिरोध, बहुत भेदभाव, टकराव पैदा हो रहा है। कांग्रेस वाले अलग डिमांड कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। मुस्लिम लीग वाले बोल रहे हैं हमको पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हम ही करेंगे, हमको चाहिए पाकिस्तान, ठीक है। तो इन्होंने इनके जो गतिरोध है उनको दूर करने का पहला प्रयास किया राजगोपालाचारी ने।
ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, साउथ के थे, ठीक है। तो राजगोपालाचारी, इनको कहते थे राजा जी, क्या कहते थे इनको, राजा जी, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम के राजगोपालाचारी ने क्या किया, दी वे मतलब ये इंग्लिश का वर्ड है, दी वे आउट। द वे आउट मतलब क्या होता है कि ये एक समाधान का रास्ता हो सकता है, मतलब ये एक समाधान है, द वे आउट है ना, मतलब आउट वे मतलब कि एक कंक्लूजन या समाधान की भाई ऐसे समाधान कर लो। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो उनका समाधान करने के लिए राजगोपालाचारी ने क्या किया, द वे आउट नामक क्या जारी किया, पैम्पलेट। क्या जारी किया था, पैम्पलेट। पैम्पलेट क्या होता है, एक तरीके से पर्चा होता है ना, जैसे कि कोचिंगों का है ना, या किसी अपना प्रचार करना हो तो पैम्पलेट छपवाते हैं ना लोग, इसे बांटते हैं, वही क्या है, वही है। तो राजगोपालाचारी ने द वे आउट क्या जारी किया, नामक पैम्पलेट जारी किया। क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा किसने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, किसने किया था, राजगोपालाचारी ने। या राजगोपालाचारी ने कौन सा पैम्पलेट जारी किया था, द वे आउट जारी किया, या इन्होंने 20 सूत्री फार्मूला जारी किया। ये भी 2-3 चीजें जारी कर चुके हैं इनके बारे में, है ना। तो इस टाइम पे क्या किया गया था, तो अब इसको बनाओ, राजगोपालाचारी, इनको राजा जी कहते भी थे, तो महात्मा गांधी इनको कहते थे राजा जी, ठीक है। तो साउथ के थे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और शायद राजघराने से आते थे, है ना, कोई वहाँ राज परिवार से आते थे, वो उनको राजा जी कहते थे। और स्वतंत्र भारत के बाद क्या बने थे, पहले गवर्नर बने थे, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, यही बने थे, है ना। अंग्रेज जब माउंटबेटन जब चला गया तो वायसरायशिप तो समाप्त हो गई, उसके बाद किसको बनाया गया था गवर्नर, इनको बनाया गया था, राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये हो गया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इन्होंने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। तो ऐसे कर लो, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजा समझौता नहीं करा सके तो जनता ने उन्हें वे आउट कर दिया, ठीक है। राजा को समझौता नहीं करा सके तो उनको क्या कह दिया गया कि आपका रास्ता यही है, रास्ता नापिए अपना, निकलिए यहाँ से, है ना। आपको हमने किस लिए बुलाया था, इसके लिए, आप ये कर ही नहीं सके, ठीक है। तो हम क्या ट्रिक कैसे बनाएंगे, जरूरी नहीं कि हमें ट्रिक यही बनाए कि उन्होंने करा दिया था, बस वो वर्ड उससे कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो हाँ में हो चाहे ना में हो, ठीक है। वो हमको याद क्या रखना है, कांग्रेस मुस्लिम लीग राजगोपालाचारी द वे आउट नाउ पैम्पलेट, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो उसके लिए हम ये कहें कि उन्होंने समझौता करा दिया तो भी ठीक है, नहीं कराया वो भी ठीक है, ठीक है। तो लिखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जब राजा जी समझौता नहीं करवा पाए तब जनता ने उन्हें वे आउट, बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता लिख लो, बाहर का रास्ता, ब्रैकेट में लिख लेना, वे आउट कर दिया, ठीक है। इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम मुस्लिम लीग भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई। मेन चीज याद रखना है, राजगोपालाचारी, कांग्रेस, बस ये 2 चीजें, इन्होंने क्या किया था और किसके दौरान किया था। राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कैप्टन, फिर से बोलो, कैप्टन मोहन सिंह। और उसके बाद क्या, फिर से बोलो एक बार, आजाद कैप्टन मोहन सिंह, और इसको सफलतापूर्वक राष्ट्रवादी घोष ने संगठित। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद सफलतापूर्वक किसने संगठित किया है, रास बिहारी घोष ने, है ना। इससे 3 नाम कनेक्टेड है बहुत अच्छे से, जहां से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद आए थे फिर सुभाष चंद्र बोस। कौन आए थे, सुभाष चंद्र। तो मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इसको बहुत पॉपुलैरिटी दिला दी, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे उनको यूज कर लिया, तो हम उनको जानते हैं। आजाद हिंद फौज को बोलते हैं INA, क्या बोलते हैं, INA। INA मतलब क्या होता है, हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी, ये ना, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, इंडियन, हाँ, तो इंडियन से हिंदुस्तान हो जाएगा, नेशनल आर्मी, ठीक है। आजाद किससे होगा फिर, इंडियन नेशनल आर्मी, कुछ दूसरा होता है इसका, आजाद हिंद फौज, इंडिपेंडेंट,
क्या होता है देखो, उसमें देखो मोबाइल है तुम्हारे पास, ये भूल रहा मुझे इसका मतलब कुछ अच्छा सा है, ठीक है, INA, वो फुल फॉर्म ऑफ INA। बोल के कर लो ना, जल्दी आ जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है चलो ना, तो इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल, तो आज़ाद हिंद फौज का जो नाम है वो सुभाष चंद्र बोस के टाइम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनका यूज कर लिया, आज़ाद हिंद फौजियों का, ठीक है। लेकिन उसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। और ये फौजी कौन थे? क्या आपने इधर से गए थे? नहीं, वो जो जापान वालों ने जो पकड़ के रखे थे इंडियन फौजी, पहले ब्रिटेन के लोग, हम लोग क्या थे, ब्रिटिश के कब्जे में थे, तो हमारे फौजी भी ब्रिटेन के फौजी हुए, तो यहाँ के लोग लड़ने के लिए भेजते थे जापान के अगेंस्ट में, जाओ अंडमान निकोबार, सिंगापुर, यहाँ सब हर जगह लड़ने भेजते थे। अब वो लोग इतने पावरफुल थे कि इनको भगा के अंग्रेजों को मार देते थे, जो कमांडर है उसको मार देते थे, बाकी सैनिक तो सरेंडर कर देंगे ना। सैनिक जैसे सरेंडर करते थे तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, मतलब इसलिए वो हिंदुस्तानी फौजी हुए। मतलब अपने फौजी नहीं दिए थे उन्होंने। कौन से फौजी थे? हिंदुस्तानी कैदी फौजी थे। जैसे दूसरे देशों के फौजियों को कैद कर लिया जाता है ना, वैसे उन्होंने अपने फौजी नहीं दिए थे कि ये जाओ हम तुम्हें फौजी अपने देते हैं, जापानी फौजी देते हैं और हिंदुस्तान को आज़ाद कराओ। नहीं, जो इंडियन फौजी ही जापानियों के कब्जे में थे उन्हीं को उनके अंडर में कर दिया। सोचे कि हम इनका क्या करेंगे, या तो अपनी तरफ से लड़ा सकते थे हो, या उधर ही कुछ काम कराते, फैक्ट्रियों में लगा देते कि भाई बम गोला बारूद ये सब सामान बनाओ। तो उनको लगा कि इससे बढ़िया है कि हम उनसे लड़ें ब्रिटिश से, इससे बढ़िया उन्हीं को उन्हीं के खिलाफ में लड़ा दिया जाए। और ये लोग चाहते भी हैं कि अपने देश को हम आज़ाद कराएं। तो बोले पहले चेक कर लिया कि भाई तुम सच में चाहते हो? बोले हाँ हम चाहते हैं हमारा देश आज़ाद हो। तो बोले ठीक है आप हमारी हेल्प करिए। बोले ठीक है, तुम्हारे जितने बार फौजी हैं हमने पकड़ रखे हैं वो हम तुम्हारे हवाले करते हैं, इनको संगठित, फौजी पहले से ही हैं, बस उनको थोड़ा सा बढ़िया से और ट्रेनिंग हथियार ये सब मुहैया करा के और अपने देश के लिए ले जाओ। उनको फायदा क्या था? जापानियों को क्या फायदा था बताओ? जापानियों को फायदा ये था कि वो खुद नहीं लड़ते, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो भी लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको नहीं लड़ना पड़ता। फिर कौन लड़ता? हमारे उनके ब्रिटिश वालों के खिलाफ में इंडियन फौजी लड़ते। तो उनको ये फायदा था कि उनको बिना लड़े जापान, ये देश फ्री हो जाता, और देश फ्री हो जाता तो जापान वालों को फिर भी डर था, इंडियन वालों को फिर भी डर था कि जापानी हम पे कब्जा न कर लें, ठीक है, क्योंकि उनके दो ही ऑप्शन थे, इनको आज़ाद करा दो तो यहाँ से ब्रिटिश शासन भाग जाए, और दूसरा ये भी था कि जापानी कब्जा भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन पहले उन्होंने सोचा पहले आज़ाद तो होइए ब्रिटिश से, उनका गेम ये था कि पहले भाई आज़ाद हम कराएं, उसके बाद हम कब्जा करने की सोचेंगे, है ना। तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को, उनके कैदियों को उन्हीं के देश के खिलाफ में लड़ा दिया। तो अभी देश हमारा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहे हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने पॉपुलरिटी उनको दिलाई, संगठित किया। लेकिन उसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह। तो देखो इसमें हुआ क्या था कि जो फौजी थे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे अधिकारी लेवल के आदमी भी थे, है ना। तो उसमें कैप्टन मोहन सिंह मेन थे। तो कैप्टन मोहन सिंह को जापानियों ने दिया कि भाई तुम लो, ये तुम्हारे उनके मन में विचार है, क्यों ना हम सर ये अपने देश के लिए ये करें और फिर वहां लड़ें। बोले ठीक है जाओ। लेकिन कुछ दिन बाद कैप्टन मोहन सिंह अपनी अलग चलाने लगे, अपनी अलग हाँकने लगे कि हम इनको ऐसे करेंगे, इनको वैसे करेंगे। वो जापानियों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला भागो तुम यहाँ से, इसको हटा दिया गया, कैप्टन मोहन सिंह को हटा दिया, ठीक है। बोले कि तुम कमान नहीं संभाल सकते। फिर उसी दौरान गए वहां पे रास बिहारी बोस, ठीक है, बोस है। तो रास बिहारी बोस एक इसी टाइम के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। तो ये नहीं है कांग्रेस के, दूसरे हैं, वो रास बिहारी घोष हैं। कौन है वो? रास बिहारी घोष। 1907 में सूरत अधिवेशन में, जब अधिवेशन हो रहा था, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लात घूसे कुर्सियां उछाली गई थी, तो उसमें रास बिहारी घोष थे, बोस नहीं थे। ये क्या है? बोस है, दो नाम के एक ही आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, ये बोस है, वो क्या है? घोष है। ये समझ लो बोस के साथ बोस है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ भी है, रास बिहारी बोस यहाँ भी है। और वो कौन थे? रास बिहारी घोष थे, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद बनाया गया रास बिहारी घोष को। तो इन्होंने थोड़ा सेना को और संगठित कर दिया, उन्होंने जापानियों की बात मानी और सेना को बड़ी और उनके तरीके संगठित कर लिया। लेकिन जब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस पहुंचे तो ये तेज तर्रार व्यक्ति थे। उनके अंदर, उन्होंने देखा इनके अंदर देशभक्त की भावना प्रबल रूप से भरी हुई है, इनसे भी ज्यादा चतुर होशियार आदमी है, इनसे भी ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति है और ये करा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम तुम्ही को दे देते हैं। उनको तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, ठीक है। और ये यहाँ से कहाँ से भाग के गए थे? अपना इंडिया से
जो भाग करके अपने कांग्रेस वगैरह छोड़ करके गए थे यहाँ से, इनका राजनीति में महात्मा गांधी से टकराव हो गया, त्रिपुरी संकट, है ना, इन्होंने फिर यहाँ पे रहे, फिर कुछ दिन में उधर ही चले गए, बोले हमारा यहाँ ठीक नहीं है। वो जर्मनी गए, रसिया गए, ठीक है, वहाँ से करके जापान गए, सिंगापुर वगैरह आए, है ना, यहाँ से पूरा घूमते रहे हो। तो कहाँ पे उनको ठिकाना मिला, कहाँ पे, सिंगापुर में, ठीक है। तो एससी बोस, तो फिर रास बिहारी घोष से इनको छीन करके इनको उसका प्रमुख बनाया गया, किसको, एससी बोस को, मतलब सुभाष चंद्र बोस को। अब ये संभालेंगे आजाद हिंद फौज की कमान। अब उसको ताकतवर उन्होंने और बनाया, संगठित बनाया और अपने देश की ओर कूच कर गए। तो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं ये, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है और इधर ही ऐसे क्या है, सिंगापुर वगैरह है ना, सिंगापुर यहीं पे, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर सब यहीं पे है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हीं की सरकार यहाँ पे है, तो मलेशिया, सिंगापुर में उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कह दिया कि ठीक है, आप सिंगापुर को उनको दे दिया और इनको कह दिया कि आप एक स्वतंत्र आप सरकार हैं, इनको सरकार की मान्यता दे दी। क्वेश्चन पूछा था, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कितने देशों ने भारत की स्वतंत्र सरकार को मान्यता दी थी? 9 देशों ने। कितने देशों ने? 9 देशों ने, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था बिहार में, पूछा था मैंने, 6 और 9 में डाउट हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने कहा 6 तो नहीं है, 9 शायद मैंने पढ़ा हुआ था, तो फिर मेरा 9 मेरा सही हो गया, ठीक है। तो 6, 9, 11, 12 ऐसे दिया होता कि जब सिंगापुर में स्वतंत्र देश अपनी सरकार बनी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में, तो उसमें कितने देशों ने मान्यता दे दी थी। मतलब यहाँ जापानियों ने इनकी सरकार बनवा दी सिंगापुर में और इनको मान्यता भी दिलवा दी कि हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। जापान, जर्मनी, इटली, जितने वो अगेंस्ट वाले कंट्री रहे होंगे ब्रिटेन के, उन्हें सबने क्या दे दी मान्यता कि तुम सरकार हो, जाओ, मतलब कि जाओ तो अपना देश आजाद कराओ, हम तुम्हें मान्यता देते हैं, तुम्हारे साथ अच्छे संबंध रखेंगे, लड़ाई में भरपूर सहयोग करेंगे, उसके बाद भी भरपूर सहयोग करेंगे तुम्हारा। तो मतलब कुल मिला के एक देश ये मान के चला गया कि ये जाएंगे, आजाद करा लेंगे और उसके बाद हम इनके देश से ऐसे ऐसे संबंध रखेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई तुम लड़ाई में किसी की हेल्प कर दो कि जाओ तुम्हें ऐसा हम सारी हेल्प करेंगे और जीतो, उसके बाद हमारे संबंध ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ सिंगापुर में इनकी सरकार बनी। उसके बाद जब यहाँ सब कूच किए तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में चढ़ाई कर दिए, उनको जीत लिए, अंडमान निकोबार से अंग्रेजों को भगा दिए, कैद कर लिए, ठीक है। तो और इनका नाम भी बदल दिया, अंडमान क्या 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 रखा था इन्होंने, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, क्या रखा था इन्होंने, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, इनका नाम बदल कर दिया। उसके बाद यहाँ चढ़ाई करना शुरू की, मणिपुर, नागालैंड, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचते गए। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ तक पहुंचते, यहाँ इधर से जीतते जा रहे हैं, इधर जीते, इधर जहाँ अंग्रेजों की पकड़ कमजोर, तो ठीक है, यहाँ तक जैसे पहुंचे ये नॉर्थ ईस्ट में, असम उसाम तक, तो इतने में क्या होगा, 1945 में अमेरिकियों ने गिरा दिया जापानियों के ऊपर परमाणु बम। क्या गिरा दिया? परमाणु बम। जब परमाणु बम गिरा दिया तो जापान हार गया। अब जापान हार गया तो मेन उनको मुख्य रूप से सपोर्ट किसका है? जापान का ही है। जब जापान ही हार गया, उनका मुख्य रूप से सपोर्टर ही हार गया, तो कहने का मतलब कि सारा उनका मनोबल ही टूट गया, गोला बारूद जहां से मिलता था वो टूट गया, मतलब हर तरीके से उनका सपोर्ट छीन गया। अब मतलब जो बाकी कंट्रीज थे वो सहायता वैसे नहीं दे रहे थे, मतलब मान्यता दिए थे। मेन सहायता कौन दे रहा था? जापान। गोला बारूद दे रहा था, सैनिक दिए हुए था। तो चलो अभी सैनिक तो इनके पास फिर भी है, लेकिन गोला बारूद कहाँ से लाएंगे? ठीक है, नहीं है। इसके लिए फिर इनको वापस लौटना पड़ा, मतलब हार गए, यहाँ से हार गए। समझ गए? तो आजाद हिंद फौज का ये किस्सा है। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज, तो मतलब ये था कि अगर ये जापानी नहीं हारते तो आजाद सीधा सीधा सुभाष चंद्र बोस क्या कर लेते, अपने यहाँ पे पूरे देश में अंग्रेजों को भगा करके और कब्जा कर लेते। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या होता अगर सुभाष चंद्र बोस देश के पीएम बनते। ठीक है, तो उनकी जब जीवनी पढ़ेंगे ना हम लोग, और पढ़ेंगे भारत के महान विचारक और भारत के महान क्रांतिकारी और दार्शनिक, ये सब पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र उनको पढ़ते हैं, गांधी जी को तो पढ़ते ही हम, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़े सुभाष चंद्र बोस को, पटेल जी को, इन सबको। तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि गांधी तो चलो नहीं बने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बना दिया, लेकिन उससे एक और ज़्यादा योग्य व्यक्ति थे। कौन थे? सरदार पटेल। तो वो पीएम होते तो क्या होता। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस पीएम होते तो क्या होता। वो सुभाष पटेल जी से भी सख्त आदमी थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो वो बन नहीं पाए। लेकिन अगर उनका होता तो हम यूपीएससी में सारे रहता है कि उनका, तो मैंने पढ़ा था कि इनका ये मानना था कि भारत के लोग जो हैं अभी इतने सक्षम नहीं हैं सोचने विचारने में कि ये लोग अपना शासन खुद से बहुत बढ़िया से चला सकें। तो ये गलतियां करेंगे और इनके ऊपर क्या करेंगे, अमीर लोग काबिज हो जाएंगे और इनको शोषण करके फिर से उसी तरीके से रखेंगे जैसे अंग्रेजों ने रखा हुआ। ठीक है, तो इनका मानना था कि एक सरकार बनने के बाद कम से कम 30 साल तक देश में एक सही व्यक्ति की तानाशाही सरकार होनी चाहिए। मतलब वो 30 साल तक कुर्सी से हिले ना, 30 साल तक देश का डेवलपमेंट करे वो अपने तरीके से, और उसके बाद जब अच्छे से डेवलप हो जाए उसके बाद डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और हुआ यही है। देखो
जब कोई परिवार दे दो ना, उसके मुखिया पढ़ा लिखा है ना, उसकी घरवाली पढ़ी लिखी हुई है, तो उसका मतलब विकास जल्दी नहीं हो सकेगा, उसके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ पाएंगे, घरेलू लोग उनका फायदा उठाएंगे, सब कुछ गलत करेंगे। लेकिन अगर वही 10-20 साल किसी अच्छे व्यक्ति के उसमें सलाह में वो क्या करता है कि पल बढ़ जाता है, बड़े हो जाते हैं सोचने समझने लायक, फिर वो संभाल सकता है अपना। तो यही इनका मानना था कि देश में हमारे 30 साल तक के लिए तानाशाही सरकार होनी चाहिए। ये देश सुनने में जरूर गलत लग सकता है, लेकिन एकदम सही बात है, ठीक है, इनका यही मानना था। तो ये है, तो सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से उनको वापस हटना पड़ा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह की स्थापना, फिर रास बिहारी बोस ने संगठित रूप दिया, और उसके आगे कारोबार जो संभाला उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। तो INA के नाम से पढ़ोगे तो वो भूलेगा, आजाद हिंद फौज ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। कैसे बनाओगे? आजाद हिंदुस्तान के फौजियों, बनाओ, कुछ सोचो दूसरा। तो इसमें मुझे कुछ या तो ऐसे बनाएंगे तो फिर तो ऐसे ही याद कर लेंगे। हाँ, तो ऐसे लिखो, हिंदुस्तान को आजाद कराने का जिम्मा सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह को जापानियों ने दिया। देखो, हिंदुस्तान को आजाद कराने का जिम्मा जापानियों ने एक फौजी कैप्टन मोहन सिंह को दिया। एक फौजी कैप्टन मोहन सिंह को दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आजाद कराने का जिम्मा जापान किसको दिया था? कैप्टन मोहन सिंह को, है ना। अब देखो, रास बिहारी बोस में संगठित रूप दिया था आजाद हिंद फौज को, है ना। आजाद हिंद फौज को रस पिलाकर एक बिहारी ने और ताकतवर बना दिया, ठीक है। आजाद हिंद फौज को रस पिलाकर एक बिहारी ने और ताकतवर बना दिया। रस पिलाकर एक बिहारी ने और ताकतवर बना दिया। है ना, रस पिलाया और जूस पिलाया तो और मजबूत हो गए, ठीक है। अब उसके बाद, हाँ, फिर ये दो ही लिखे थे ना वहाँ पे, ठीक है। अब बोलो। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे, वहां उन्होंने दक्षिण इंडिया सेंटर गठन किया। आजाद हिंद फौज कहाँ पहुंचे थे सुभाष चंद्र बोस? जर्मनी। ये जर्मनी गए थे, हिटलर से मुलाकात इन्होंने की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे थे 1941 में? जर्मनी पहुंचे एवं दक्षिण इंडिया सेंटर। कौन सा? द फ्री इंडिया। तो क्या किया द फ्री इंडिया, मतलब क्या किया था? द फ्री इंडिया सेंटर, अच्छा ना। हाँ, तो
इन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। ठीक है, अच्छा, इस संगठन का नाम है एक, तो द फ्री इंडिया। अच्छा, जर्मनी में भी उन्होंने ट्राई किया था, द फ्री इंडिया सेंटर किया, और उन्होंने सोचा कि हिटलर से कौन सी सहायता मिल सकती। ठीक है, हिटलर क्या है, वहाँ का एक राजा है। ठीक है, तो किसी ऐसे गहरे अरे गहरे नत्थु खैरिस तो मिलेगा नहीं वो। ठीक है, जबकि वो पूरी दुनिया पर राज करने की सोच रहा है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने समझो कैसे कन्विंस किया होगा उसको कि एक साधारण व्यक्ति से वो मिल सके। इसका मतलब उनकी प्रतिभा क्या थी, असाधारण थी। ये ऐसे ही है जैसे कि तुम इधर से जाओ, अभी तो क्या पीएम मोदी से अपॉइंटमेंट लो, मिल भी सकते हैं। ठीक है कि भाई बहुत, लेकिन वो भी बहुत टाइम लगेगा। पीएमओ एप्लीकेशन डालो पहले, ठीक है, फिर वो देखेंगे मिलना है कि नहीं मिलना है, उसके बाद सोचेंगे कि हाँ करें या ना करें। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा कि जर्मनी से उन्होंने डायरेक्ट हिटलर से मुलाकात कर ली। अब बहुत ही खतरनाक आदमी था वो। अब उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो सीधे जेल में डलवा देता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उससे जर्मनी से कैसे उन्होंने मुलाकात की होगी, कैसे दिमाग लगाया होगा, कैसे उससे बात की होगी एटीट्यूड के साथ में। उसको लगेगा ना कि ये हमारे काम का आदमी, तभी तो मिलेगा उनसे, नहीं तो क्यों मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो अरे गरे ना तो खैर बहुत पड़े रहते हैं, वो सीधे गैस चेम्बर में ले जाके भुनवा देता था सबको। ठीक है, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ठीक है, लीडर थे। तो 1941 में जर्मनी पहुंचे, यहाँ से भाग करके जब गए और द फ्री इंडिया सेंटर नामक संगठन का गठन किया। मतलब यहाँ भी ट्राई कर चुके थे वो। ठीक है, तो वो भी जर्मनी ने किया। कैसे करेंगे, द फ्री इंडिया सेंटर गठन जर्मनी में किया गया है, इंडिया में नहीं, और वो भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बॉस ने इंडिया को फ्री कराने के बाद वहां एक सेंटर में एक पौधा रोपा जो कि अब जम करके बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, देखो, बॉस ने इंडिया को फ्री कराने के लिए, बॉस ने इंडिया को फ्री कराने के लिए सेंटर में एक पौधा रोपा जो कि अब जमकर काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फ्री इंडिया मतलब इंडिया को फ्री कराने के लिए, सेंटर में मतलब द फ्री इंडिया सेंटर, और जमकर मतलब जर्मनी। जमकर मतलब क्या, जर्मनी। उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर नामक की स्थापना, संगठन की स्थापना कहा गई जर्मनी में। ठीक है, और ये इंडिया में भी इन लोगों ने द फ्री इंडियन लीजन करके एक वो बनाया था, इन्होंने और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये और इनकी और जवाहरलाल नेहरू की पट्टी थी, क्योंकि ये दोनों ही समाजवादी थे। क्या थे, समाजवादी विचारधाराओं से ये लोग मतलब प्रभावित थे। ठीक है, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पहले साथ में थे। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे, और जवाहरलाल नेहरू थोड़ा आराम परस्त आदमी थे, है ना। तो चरौरी बिनती में ज़्यादा यकीन रखते थे, अनुनय विनय करने में, और ये उसमें यकीन नहीं रखते थे। तो ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। ICS का एग्जाम क्लियर करना छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, और वो भी इतने कम एज में, 20-21 साल की उम्र में ICS का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया था, और उसमें नहीं गए थे। बोले कि मुझे अपनी इससे ज़्यादा बड़ा काम, इनकी गुलामी, इनकी चाहे कितनी बड़ी नौकरी हो, कितने अच्छे पोस्ट पर मुझे बिठा दिया जाए, लेकिन हम अपने ही भाइयों को सताएंगे, उनके खिलाफ में कानून बनाएंगे, उनको ही मारेंगे, इससे मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, और देश की सेवा की उन्होंने, है ना। तो एक महान क्रांतिकारी और महान एक दूरदृष्टा व्यक्ति थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस। और अगर ये रहते तो हिंदुस्तान का जो भविष्य है कुछ और ही होता। ठीक है, अभी 60-70 साल जो हम पिछड़ेपन में गुजार दिए, तो इनका सीधा सीधा मानना था कि 30 साल तक तो कोई दूसरी डेमोक्रेसी तो इनको देनी नहीं चाहिए लोगों को, सीधा पहले अच्छे लेवल पे पहुंचा दो, उसके बाद इनको सारे वोटिंग राइट दो। ठीक है, तो इनका ये मानना था। तो अब बताओ, चलो नेक्स्ट। 1942 में सुभाष चंद्र बोस फ्री इंडियन लीजर, है ना। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन ना नामक क्या बनाई, सेना बनाई ना, फ्री इंडियन लीजन नामक
सेना बनाई या रीजन का गठन किया। गठन, तो मतलब संगठन है ना, तो मतलब ये संगठन है, नामक संगठन है। मतलब कि तो फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना इन्होंने की, और किसका किया, फ्री इंडियन लीजन की भी गठन की, फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया लीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही था कि फ्री इंडिया लीजन का गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये लिख लो, ये पूछने के चांस कम है कि कब किया था, ये ज़्यादा पूछेगा कि फ्री इंडियन लीजन नामक संगठन की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये सारा कुछ फ्री फ्री करने के चक्कर में फ्री इंडिया सेंटर भी बना दिया और फ्री इंडिया लीजन की स्थापना भी कर दी। लीजन मतलब क्या होता है, ऐसे सैनिक जो उसको आज़ाद कराएं। ठीक है, लीजन, तो फ्री इंडियन लीजन, तो ये लिखो। इंडिया को फ्री करवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस एक लीजेंड थे। इंडिया को फ्री करवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस एक लीजेंड व्यक्ति थे। अब लीजेंड क्या होता है फिर मैं बताता हूं अभी ना। सुभाष चंद्र बोस एक लीजेंड व्यक्ति थे। ओके, अब देखो लीजेंड क्या होता है। लीजेंड मतलब होता है एक कहानी जो बहुत ही फेमस हो, ऐसे कोई किरदार की कहानी जो बहुत ही फेमस हो, तो उसको बोलते हैं लीजेंड। क्या बोलते हैं, लीजेंड। मतलब लीजेंड मतलब बहुत ही फेमस कहानी। ठीक है, जैसे कि बहुत ही लीजेंड मतलब कहानी। ठीक है, तो ये लीजेंड है, जो कोई जैसे कहानी होती है ना, बोलते हैं ये तो लीजेंड है, जो पुराने जमाने में बहुत ही फेमस कहानी रही हो और अभी भी प्रचलित हो, उसको क्या बोलते हैं, लीजेंड। तो किसी एक बंदे को फिर बोल देते हैं लिविंग लीजेंड है। जैसे कि हमारे महान लीजेंड कौन थे, भगत सिंह। ठीक है, लीजेंड हो गए। तो लिविंग लीजेंड मतलब जो ऐसी कहानी जो बाद में तो फेमस होगी होगी, वो अभी भी फेमस है। तो जैसे कई बार किसी बहुत महान व्यक्ति को बोल देते हैं लिविंग लीजेंड है, मतलब ऐसी कहानी जो बाद में तो रहेगी रहेगी, वो अभी उसके मतलब कि रहते हुए भी बहुत ही फेमस हो गया। वो व्यक्ति जो रहते हुए भी उसकी कहानी बहुत ही फेमस हो, उसको बोलते हैं लिविंग लीजेंड। जैसे कि लिविंग लीजेंड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, वो कहानी बना के चले गए लेकिन गए नहीं, अभी अभी तो है, जिंदा है वो। तो इसका मतलब क्या, वो लिविंग लीजेंड है। क्या वो लिविंग लीजेंड। तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस क्या है, लीजेंड है। ठीक है, तो ये आगे बोलो। सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में सिंगापुर को भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, है ना, और इनको वैज्ञानिक जापान से 9 देशों की सहायता 1943 में सिंगापुर भारत की अस्थायी सरकार का सिंगापुर में भारत की अस्थायी अस्थाई सरकार का गठन किया, और जापान से 9 देशों की सहायता, है ना, जर्मनी प्लस जापान, तो कितने देशों ने, 9 देशों। ये क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए लिखा है तुमको ना। 9 देशों ने समर्थन दिया या मान्यता दी। क्या दिया, समर्थन या मान्यता दिया। अब देखो, सरकार बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार तो तुम एक कमरे में बैठ के बना लोगे, ठीक है, हम सरकार बनेंगे, हमारे मंत्री ये सब बन तो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आधिकारिक रूप से आप ब्रिटिश साम्राज्य से पंगा ले रहे हो, उनके खिलाफ लड़ाई घोषित कर रहे हो। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर है, जैसे अभी कोई हमारे देश में कह दे कि पीएम मोदी जी नहीं है, हम हैं, जैसे खालिस्तान वाले कहते हैं कि हम तुम्हारे देश में, हमारा जो सरदार जी होते हैं ना पंजाब में, तो बहुत सारे लोग कनाडा अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब अलग देश है, हम पंजाबियों को अलग करो, हम तुम्हारे देश में नहीं रहना चाहते हैं, हम खालिस्तान नाम एक अलग देश बनाएंगे। और उसका कोई सीएम घोषित कर दें, उसका कोई प्रधानमंत्री घोषित कर दें, तो वो सीधे सीधे हमारे देश से मतलब एक क्या लेना हो जाएगा, एक विरोध में खड़ा हुआ होना। तो भारत सरकार को मतलब देशद्रोही गतिविधियां हो जाएंगी, और देशद्रोही गतिविधि मतलब सीधा तुमको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। तो ये ऐसी हरकत है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी कर लो, तो ये सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लड़ाई कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि 2 पावरफुल शक्तियां इनके साथ में हैं, जर्मनी मोस्ट पावरफुल, हिटलर, जापान मोस्ट पावरफुल, है ना। उस टाइम पे सैनिक शक्ति के मामले में जापान बहुत ही आगे था। ठीक है, वो किसी को भी नहीं बचते थे, अमेरिका को भी नहीं, रसिया को भी नहीं, चीन को भी नहीं, सबसे लड़ाई की। इतना सा देश है और इतने बड़े बड़े देशों को मात दिए हुए बैठा है सभी में। ठीक है, तो जापान को कहते थे पीला आतंक। क्या कहते थे, पीला आतंक। इतना सा देश है वो। जापानी लोग मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। 100 में से एक भी डिफेक्टेड पीस उनमें नहीं मिलेगा, 100 के 100 परफेक्ट पीस, मतलब जो भी रहेगा वो।
कोई कंपनी ऑर्डर देती है यहाँ पे ना, तो एक कंपनी ने बोला, अमेरिका कंपनी ने, कि हम आपको 3,000 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं, और अगर 4-5 पीस उसमें से कुछ गलत भी निकले तो कोई बात नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। बोले ठीक है। जापानियों ने उसको कम टाइम के अंदर ही, उनके दिए गए समय के अंदर ही क्या कर दिया, उनका ऑर्डर पूरा कर दिया, और 5 उन्होंने डिफेक्टेड पीस अलग से बनाए, क्योंकि वो जो बनाते थे उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, तो बनाए अलग से। बोले कि हमने आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं, ये 3,000 जो बनाए थे, और 5 पीस अलग से दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था डिफेक्टेड पीस अगर हो तो चलेंगे। ऐसे मतलब कि डिफेक्ट उनमें रहता ही नहीं। तो जापानी लोग क्या बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करते हैं। इतना छोटा सा देश है यहाँ पे, साउथ कोरिया के ऊपर देखना, कोई प्रशांत महासागर है, और इसके बेट में ये जापान है, छोटा सा, ठीक है। वहाँ की जनसंख्या 10-12 करोड़ होगी मुश्किल से, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या है, तो ये बहुत ही परफेक्ट थे। तो सैनिक शक्ति के मामले में बहुत आगे थे। अमेरिका के ऊपर जब अटैक कर सकते हैं, और अमेरिका उस टाइम उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन था, ठीक है। अमेरिका के ऊपर, रसिया के ऊपर पावर अटैक करे, चाइना के ऊपर अटैक कर दिए, सबको पीट डालते थे। तो इनको क्या कहा जाता था, पीला आतंक। क्या कहते थे, पीला आतंक। जितने बार सबके ऊपर अटैक किए। तो जब जापान का सपोर्ट है तो बहुत बड़ी बात है। जापान का सपोर्ट हो गया सुभाष चंद्र बोस को, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। तो गोला बारूद, सैनिक ये सब सपोर्ट कर दिए उनको, तो बोले ठीक है, चलो अब हम ब्रिटिश साम्राज्य से पंगा ले लेंगे, है ना। तो उसके लिए सिंगापुर में गए, भारत की अस्थायी सरकार बन गई कि अब हम ओरिजिनल सरकार हम हैं, और जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो हम लोग राज करेंगे, और ऐसा ऐसा सब कुछ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, कितने देशों ने संगठन वो दिया था। तो भारत की पहली सरकार 1943 में सिंगापुर में गठन हुई थी, अस्थायी सरकार, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और जापान सहित 9 देशों ने उनको समर्थन दिया, ठीक है। कैसे करेंगे, भारत की अस्थायी सरकार, सिंगापुर और 1943। देखो हम लोग कहाँ करेंगे, डोर मतलब क्या होता है, 4 कर लो या तो डोर कर लो, ठीक है। 3 मतलब क्या कर लो, ट्री कर लो, क्या कर लो, ट्री या ट्री, ठीक है। तो 4 मतलब हो गया डोर, और 3 मतलब हो गया ट्री। तो ऐसे करो, बॉस ने गाना गाते हुए, बॉस ने अपनी अस्थाई सरकार जैसे ही बनाई, अस्थाई सरकार बनाई, उसके बाद उन्होंने खुशी में गाना गाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने खुशी में गाना गाया, और वह अस्थाई सरकार उनके दरवाजे के बाहर जो ट्री लगा हुआ था उसी के नीचे पहली बैठक हुई, ठीक है। लिखो, बोस ने लिखो, ठीक है ना। बोस ने अपनी अस्थाई सरकार का गठन किया, बोस ने अपनी अस्थाई सरकार का गठन किया और गाना गाया, गाना गाया मतलब सिंगापुर, है ना। तथा उसकी पहली बैठक उनके डोर के बाहर लगे हुए ट्री के नीचे हुई, लगे हुए ट्री के नीचे हुई, ठीक है। मतलब क्या है, बॉस है सरकार बना ली, ठीक है। बॉस ने सरकार गठन कर लिया, फिर गाना गाया मतलब सिंगापुर में हुई। तो ये क्वेश्चन पूछता है, भारत की पहली अस्थायी सरकार गठन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, मद्रास में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। जो अच्छे से नहीं पढ़ रहेंगे क्या करेंगे, दिल्ली, मद्रास, ये सब इंडिया के अंदर ही लगाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, सिंगापुर में गाना गाया था हम लोगों ने, सिंग मतलब सिंगापुर, ठीक है। और वहाँ कब हुआ था? 1943 में। सन याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो डोर के बाहर ट्री में, तो 4-3 तो 43 हो जाएगा, मतलब 1943, ठीक है। हाँ, अब ये बोलो कितने देशों ने उनको समर्थन दिया था? 9 देशों ने। कितने देशों ने? 9 देशों ने। तो ये लिखना है, बॉस की सरकार बनने के बाद
लोगों ने वाइन पिया, 9 मतलब वाइन, है ना। बॉस की सरकार बनने के बाद पार्टी हुई और लोगों ने वाइन पिया। बॉस की सरकार बनने के बाद पार्टी हुई और लोगों ने वाइन पिया। इसका क्या मतलब, वाइन पिया मतलब 9 लोगों ने समर्थन दिया। ओके, आप ये नहीं भूलेगा तुमको कभी, जैसे मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि 6 था कि 9 था। अब देखो ऑप्शन क्या क्या थे, जब भारत में सिंगापुर में सरकार का पहले गठन हुआ था, जापान जर्मनी सहित कितने देशों ने समर्थन दिया था, तो ये इसमें था, ऑप्शन था 6, 9, 11, 12। तो मैंने 11 और 12 तो एलिमिनेट कर दिए कि 11 12 तो नहीं हो सकता, इतने देशों में नहीं गया था। अब मुझे 6 में और 9 में डाउट आया कि 6 था कि 9 था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद 6 नहीं था 9 था, तो फिर मैंने इसको भी लिमिट करके इसको कर दिया, तो ये मेरा सही हो गया था बाद में, है ना। जबकि 6 वाला, अगर मैं 6 भी कर सकता था, 50-50 चांस थे, है ना, सही होने के। लेकिन ये चीज़ें हमेशा से याद नहीं रहती, अगर तुमसे ट्रिक से नहीं पढ़ोगे याद बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 6 है कि 9 है कि क्या है। पहली बात, तुमको अगर ये पूछ रहे सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन, चलो हमको ये मालूम है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था, 1941 में, क्योंकि ये कहाँ है, 41, 42, 43 से बाहर ही गुजारे हैं, जर्मनी में, जापान में और सिंगापुर में। तो कहाँ पे हुआ भाई, कब हुआ, 1943 में हुआ। ठीक है, तो ये सन पूछ सकता है कितने देशों ने, ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल भी नहीं पूछा था, पहली बार ही देखा था मैंने इस टाइप क्वेश्चन, कितने देशों ने मान्यता दी थी। तो अब हम एक बार पढ़ के निकल जाएं और वहीं से क्वेश्चन पूछे और ना बने, कोई फायदा हुआ पढ़ने का, कोई फायदा नहीं हुआ। हम पढ़ेंगे ऐसे कि एक एक पॉइंट पे नजर हमारी रहनी चाहिए, और वो पॉइंट ऐसा है कि हमको जब भी हम पढ़ें तो भूले ना, हमको तुरंत याद आ जाए, और वो ट्रेडिशनल मैनर में तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो भूलोगे ही भूलोगे तुम। इसलिए हम लोग किसे पढ़ रहे हैं, ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक का इंपॉर्टेंस है। तो अभी तुम लोग ये देखने वाले जो हमारे यहाँ बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम टेस्ट लेंगे इसका और यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और तुमको यहाँ से ट्रिक देखते ही समझ में आ जाएगा नहीं ये वाला नहीं ये वाला आंसर सही है, तब तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो लग रहा है कि क्या करा रहे हैं सर, ये बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों की तरह ही पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पहले जब तुम यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी करने जाओगे तो सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करना। जो अच्छा इंस्टीट्यूट होगा ना, वो पहले सबसे पहले पढ़ाएगा एनसीईआरटी। क्या पढ़ाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। 6 to 12 बेस मजबूत करने के लिए बेहद ही जरूरी होती है। अब तुम बोलो कि हम 6 की एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी, पॉलिटी जो भी है, तो वहाँ बहुत ही बेसिक चीजें दी रहती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी, बेसिक तुम्हारा क्लियर करने के लिए। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहीं भी जाओगे तुमको एनसीईआरटी सबसे पहले दी जाएगी, ये लोग पढ़ो इसको, बेस मजबूत करो अपना। अब बेस नहीं मजबूत करोगे तो ऊपर की चीजें तुम्हारे बनेंगी ही नहीं तुमसे। ठीक है, क्या तुमको डायरेक्ट 12th 11 12 पढ़ाना शुरू कर दें, 10वीं तक पढ़ाएं ही ना, तो चीज बन पाएंगे तुमसे, नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हम तुमको ABCD पढ़ाएं ही ना, डायरेक्ट तुमको सीधा इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो इसको बच्चों वाले गेम नहीं समझना, अगर ये हमको याद रह जाता है तो बच्चे वाली चीज अच्छी है, अगर हमको ये सिलेक्शन दे पाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बनाया, है ना। अब देखो, अब 1943 में इनकी सरकार भी बन गई है और इनका वो गठन भी हो गया है, आजाद उसका सरकार बन गई है, ये राजा भी बन गए वहाँ के, है ना, प्रधानमंत्री, 9 देशों ने समर्थन भी दे दिया। अब इनको दे दिया कि भाई तुम्हारी सरकार भी है, सरकार तो बन गई तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे पास फौज तो है नहीं। तो सरकार के बाद इनको क्या दे दिया, इनको आजाद हिंद फौज का मालिक बना दिया इनको, जाओ इनके अंडर में अब तुम रहोगे। है ना, आजाद हिंद फौज का मालिक मतलब सौंप दिया इनको, है ना। तो क्या करेंगे, 43 में सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का करता था कब बनाया गया, 1943 में। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, सरकार बनने के बाद, सेम तरीके से सरकार बनने के बाद, बॉस की सरकार बनने के बाद, सरकार का गठन होते ही आजाद हिंद फौज भी उनको सौंप दी गई। ठीक है, तो ये इसका सिंपल ही बना लो, क्योंकि सेम डेट है ना, तो इसलिए चल जाएगा। ठीक है, सरकार नहीं, बॉस की सरकार, बोस की सरकार का गठन होने के तुरंत ही उनको आजाद हिंद फौज भी सौंप दी गई। हिंद फौज
भी सौंप दी गई। मतलब बोले कि ये चलिए आप सरकार भी हम आपको दे सौंप दिए, सरकार भी बनवा दिए, तो आप फौज भी अब आप ही रखिए और अपना काम धाम शुरू करिए इंडिया को आज़ाद कराने। ठीक है, तो ये कर दिया। अब बोलो। हाँ, अब इनके 3 ब्रिगेड बनाए थे। ब्रिगेड मतलब यूनिट, ब्रिगेड मतलब क्या, यूनिट। अब देखो ये वहां चले गए, सिंगापुर में है, अभी विदेश की धरती में है, लेकिन ये अपने देश वालों को नहीं भूले। मतलब कहने का कि इनका कहना ये था कि हमारे जो इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था, निकाला नहीं था, मतलब मतभेद होता, आप लड़ो मत, है ना, तो उनका प्रभाव ही खत्म हो गया। तो उन्होंने प्रभाव खत्म होने से बढ़िया कि हम छोड़ ही देते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, अब बाहर गए, लेकिन वो फिर भी भूले नहीं यहाँ की चीज़ों को। तो उनकी 3 ब्रिगेड उन्होंने बनाई, 3 यूनिट बनाई, और उनका नाम क्या दिया, सुभाष ब्रिगेड। एक तो अपने नाम पे दे दिया, चलो ठीक है, सुभाष ब्रिगेड हो गया एक, है ना। दूसरा गांधी के नाम पे, जबकि इनका मतभेद चल रहा है अभी, है ना, दूसरा कर दिया गांधी ब्रिगेड। और तीसरा कौन सा कर दिया, जो महिलाओं की यूनिट थी उसको क्या कर दिया, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, है ना। तो लक्ष्मीबाई हमारी पुरानी वीरांगना 1857 की ये थी, उनके नाम से दिया गया, ये महिलाओं की ब्रिगेड थी, ठीक है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, तो ब्रिगेड सुभाष, गांधी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो अब ये कहना है कि उनके ब्रिगेडों में किसके किसके नाम दिए थे, सुभाष, गांधी और लक्ष्मीबाई। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि जवाहरलाल के नाम से बनाई थी, गांधी के नाम से बनाई थी। तो जवाहरलाल के नाम से नहीं बनाई, किस नाम से बनाई थी, गांधी के नाम से। किस महापुरुष के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिगेड बनाई थी? लक्ष्मीबाई जान जाएंगे लोग, सुभाष चंद्र बोस भी जान जाएंगे, लेकिन इसमें और जवाहर में हो जाता है कंफ्यूजन। जवाहरलाल के नाम पे नहीं बनाई थी, ठीक है, इनके नाम पे नहीं बनाई थी। किसके नाम पे बनाई थी, गांधी। ठीक है, तो हम याद ये करेंगे। तो ऐसे करो, बॉस ने अपनी सेना में दो भारतीय महापुरुषों गांधी एवं लक्ष्मीबाई को शामिल किया। ऐसे कर सकते हैं क्या? नेहरू नहीं बता दिया, नेहरू को नहीं किया था। नेहरू थे उसमें, दिखाओ है। अभी क्या दिया मैंने, 4 लोगों के नाम पे बनाई थी, दिखाओ। सुभाष हो गए, गांधी हो गए, नेहरू हो गए, और चौथा, अच्छा 4 थी, ठीक है, मतलब 4 थी, मतलब जय हिंद। कैसे हैं, बढ़िया। मतलब जवाहरलाल जी के नाम पे भी बनाई गई थी, है ना। तो किन महापुरुषों के नाम पे थी, जवाहरलाल। तो ये क्वेश्चन फिर दूसरे तरीके से पूछेगा, है ना, जब नेहरू भी थे इसमें। तो देखो, तो उस टाइम के और प्रसिद्ध नेता कौन है, पटेल जी, है ना, तो पटेल जी नहीं थे उसमें। सुभाष, गांधी, जवाहर और लक्ष्मीबाई। बनाओ, इसको चारों को कनेक्ट करो। ये ब्रिगेड क्या होता है, रेजिमेंट, है ना, यूनिट। तो आज की भाषा में आर्मी की ब्रिगेड शब्द हटा दिया गया है, यूनिट या रेजिमेंट बोलते हैं, ठीक है। गांधी बॉस ने अपनी आर्मी में
गांधी को एवं जवाहर को भर्ती किया तथा महिलाओं में लक्ष्मी लक्ष्मीबाई को भर्ती किया। तो ये तो वही बात है, कोई फिर ये अलग ट्रिक तो नहीं हुई है ना, ये तो सीधा सीधा वही लिखा ही हुआ है। ऐसा कुछ बनाओ जिसमें ट्रिकी लगे ये कि गांधी और जवाहर को लिया था इन्होंने। बॉस ने अपनी ब्रिगेड में आंधी फैलाने वाले गांधी को एवं मार मार के लाल करने वाले नेहरू को भर्ती किया। ठीक है, ऐसे लिख लो। बॉस ने अपनी फौज में आंधी पैदा करने वाले, आंधी से भी तेज गांधी, ऐसे लिखो। सुभाष ने अपनी फौज में आंधी से भी तेज गांधी एवं दुश्मनों को मार मार कर लाल करने वाले जवाहर, एवं दुश्मनों को लाल करने वाले जवाहर तथा कभी हार ना मानने वाली लक्ष्मीबाई को भर्ती किया। लक्ष्मीबाई को भर्ती किया। ठीक है, तो अधिकतर ये पूछा है किन दो महापुरुषों के नाम पे ब्रिगेड बनाई थी, तो जवाहरलाल और गांधी। ठीक है, सुभाष के नाम पे तो बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे की भांति था, उस पर दहाड़ते हुए शेर है। हाँ, तो आजाद हिंद फौज का जो झंडा था वो कैसा था? कांग्रेस की तरह। कैसा था? कांग्रेस की तरह, जैसे तीन पलक कलर में होता था, लेकिन उसके बीच में जैसे इधर गांधी जी का क्या रहता था? चरखा रहता था। कांग्रेस का अपना झंडा कई बार बदला है अभी तक में। ठीक है, जब से बना है 1921-22 से, जब से अपना झंडा बनना शुरू हुआ तब से कई बार बदला है। तो उस टाइम पे 3 कलर के होते थे, लेकिन बीच में गांधी जी का चरखा होता था। ठीक है, गांधी का चरखा कहाँ होता था? बीच में। अभी क्या है? सुदर्शन चक्र है, 24 तीलियां, है ना। पहले गांधी का चरखा होता था, तो उन्होंने केवल तिरंगा ही रखा, लेकिन क्या किया? तिरंगा रख दिया इन्होंने। ठीक है, 1 2 3, ये 3 पट्टी बन गई। ठीक है, ये हो गया। तो 3 कलर का तो रहेगा ही, ये इसमें अलग कलर है, ठीक है, इसमें अलग कलर है, और ये, लेकिन ये बीच में क्या? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह, मतलब यहाँ कौन है? शेर। ठीक है, तो ये पूछा था आजाद हिंद फौज का झंडा कैसा था, तो कांग्रेस की भांति था, लेकिन उसमें दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है, लिखो। और अपने झंडे पे शेर कौन रखता था? एक हम लोग पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में और पढ़ चुके हैं ना। कोई एक और शासक था ना, अपने झंडे पे शेर की तस्वीर लगाता था। कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान अपने झंडे पे शेर का चिन्ह लगाता था, अपने आप को मैसूर का शेर भी कहता था। कैसे करेंगे? हर एक आजाद हिंद का हर एक फौजी दहाड़ता हुआ शेर था, जो कि अपने देश का झंडा ऊंचा रखना चाहते थे। ये कोई ट्रिक हुई क्या? ये लिखो, आज हर एक आजाद हिंद का फौजी दहाड़ता हुआ शेर था। आजाद हिंद का हर एक फौजी, आजाद हिंद का हर एक फौजी दहाड़ता हुआ शेर, रुको, आजाद हिंद का हर एक फौजी दहाड़ते हुए शेर के ऊपर झंडा लेके बैठा रहता था, है ना। तो इसमें आ जाएगा, आजाद हिंद का हर एक फौजी दहाड़ते हुए शेर के ऊपर झंडा लेके बैठा रहता था।
ओके, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं पूछेगा किसकी तरह था, कांग्रेस की तरह था, ये पूछेगा कि आज़ाद हिंद की फौज में खासियत क्या थी। तो तिरंगा ही था वो, लेकिन क्या था उसमें, दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। ठीक है, ये केबीसी में खूब क्वेश्चन पूछता है ऐसे। ठीक है, बोलो आगे बोलो। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद, निकोबार का नाम स्वराज। ठीक है, मैंने कहा ना, अंडमान का नाम इन्होंने क्या रखा था, शहीद द्वीप। निकोबार का नाम स्वराज। ठीक है, और निकोबार का नाम क्या रखा है, स्वराज द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, निकोबार। ठीक है, ये द्वीप जो दोनों है ना, ये कहलाते हैं अंडमान निकोबार। मतलब इनका ये हमारे भारतीय भूमि का हिस्सा है ये, और यहाँ पे पूरी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब रहती है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा टेरिटरी है। ठीक है, इधर ये अंडमान निकोबार, इधर क्या है, लक्षद्वीप। क्या इधर, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे मतलब भारतीय भूमि का हिस्सा है। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि भारतीय कब्जे में कहने का मतलब हमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, कब्जा नहीं, ये कह सकते हैं भारतीय भूमि का हिस्सा है। क्या, ये भारतीय भूमि का हिस्सा है। ठीक है, तो जैसे कोई कह देता है कश्मीर में भारत का कब्जा है, तो कब्जा नहीं है। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है और रहेगा। अब किसी ने तो जयशंकर जी ने ये भी कह दिया, एक पत्रकार ने, किसी ने पूछा, आधा पाकिस्तान है इतने में, है ना, इतने हमारा इंडिया है, ये पीओके ने कब्जा कर रखा। ठीक है, तो पत्रकार किसी ने, पाकिस्तानी ने पूछा कि सर हमारा इंडियन और पाकिस्तान का कश्मीर डिस्प्यूट कब सॉल्व होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने तरफ वाले को तो सॉल्व कर ही दिया है, ये तो हमारे भारतीय भूमि का हिस्सा बन गया, धारा 370 हमने हटा दिया है। अब आप लोग जितना जल्दी खाली कर दोगे उतना जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने क्या कह दिया कि इसको खाली कर दो, डिस्प्यूट सॉल्व। ठीक है, मतलब कहने का कि कोई भी ये कभी भी नहीं कह सकता, ऑफिशियल स्टेटमेंट उसका नहीं हो सकता कि ये हमारा जो है तो ही है, ये भी हमारा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तुमने कब्जा कर रखा है और खाली करो, और यही वो भी कहते हैं कि इतना तो हमारा ही है, इतना तुमने कब्जा कर रखा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया जाता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा, जबकि हम कहते हैं भाई ये हमारा, तुम खाली करो, भागो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अंडमान एंड निकोबार, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। तो उन्होंने अंडमान का नाम क्या रखा था, निकोबार का नाम क्या रखा। ठीक है, तो देखो क्या क्या नाम रख दिया। जैसे अंडमान निकोबार तो अभी यहाँ पे है, लेकिन उन्होंने उसका नाम बदल दिया, मतलब ताकि ये पता चले कि यहाँ शहीद क्या, बहुत सारे शहीदों को यहाँ पे लाके कैद कर दिया जाता था। बहुत सारे जितने क्रांतिकारी थे सब यहाँ की जो काला पानी की जेल है वहाँ पे लाया जाता था, मच्छर काट डालते, मर जाते थे बेचारे, है ना, सारे थोड़ी निकल पाते थे। यहीं पर उनको भी लाया गया था, उनको वीर सावरकर जी को भी लाया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को, तिलक जी को भी लाया गया था, तिलक को मांडले जेल में रखा गया था, वीर सावरकर को यहाँ। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते थे और कभी छूटते नहीं थे, मर जाते थे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बुरी स्थिति, मच्छर ही काट डालते थे वहाँ पर, है ना। तो इसके लिए तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, तो क्या नाम रख दिया वहाँ पे, शहीद द्वीप। ठीक है, और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। ठीक है, तुरंत बदल दिया नाम, बोले अब ये नहीं जाना जाएगा उससे, इसको हम सही नाम देंगे। सही नाम दिया, उसकी पहचान भी बदल गई। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ना कि शहीद द्वीप में अंडमान कैसे कनेक्ट करना है, अदरवाइज इसको इससे मिल जाने का खतरा है और इससे इसमें कंफ्यूज होने का खतरा है। हम पढ़ेंगे ट्रिक से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडमान और शहीद द्वीप, ऐसे लिखो, शहीद अंग्रेजों की जेल में केवल अंडा खाने के लिए दिया जाता था। ठीक हो, शहीदों को द्वीप में केवल अंडा खाने को दिया जाता था। शहीदों को अंग्रेजों की जेल में केवल अंडा खाने को दिया जाता था। ठीक है, तो भूलेगा कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप किसको कहते थे, निकोबार को। ठीक है, तो निकोबार को हम लोग बनाएंगे निकल बाहर। क्या बनाएंगे, निकल बाहर। निकल बाहर, अंग्रेजों के राज में जो भी स्वराज की मांग करता था उसको वे लोग पूरे महाद्वीप से निकाल बाहर करते थे। देखो, अंग्रेजों के साम्राज्य में, अंग्रेजी राज में लिख लो, अंग्रेजी राज में जो भी स्वराज की मांग करता था उसको वे लोग द्वीप से ही निकाल बाहर करते थे। उसको वे लोग
पूरे द्वीप से ही निकाल बाहर करते थे। ठीक है, तो इसे क्या हो गया, भूलेगा नहीं भूलेगा। और यही आ जाता है, किसका नाम रखा था स्वराज, ये पूछेगा कि अंडमान का नाम बदल कर क्या रखा था, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप या कोई और द्वीप, दो और दे देंगे तो दो तो तुम एलिमिनेट कर जाओगे, लेकिन इसमें रहेगा कंफ्यूजन। ठीक है, फिर अब नहीं रहेगा, शहीदों क्या खाने को दे रहे हैं, अंडा, और अगर कोई वो कर रहा है स्वराज की मांग तो क्या कर रहे हैं, उनको निकाल बाहर। कोई कंफ्यूजन है, नहीं रहेगा। ठीक है, अब तुम चाहे एक भी बार ना पढ़ो तो भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बोलो। टोक्यो जाते हुए 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना के दौरान सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना के दौरान सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। ठीक है, तो बॉस की मृत्यु हवाई दुर्घटना में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या उसकी पुष्टि नहीं हुई थी, है ना। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड में ये दिखाया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन एक्चुअल में हुई नहीं थी, है ना। और उनके ऊपर 2-3 कमेटियां, आयोग बनाए गए, वो भी फाइंड आउट नहीं कर सके कि कब हुई थी कब नहीं हुई। ठीक है, इसलिए हम इस पे नहीं जाएंगे कि उनकी मृत्यु हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड लिखा हुआ है उसको हमको मानना पड़ेगा। वही एग्जाम में पूछता है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ हुई थी और कहाँ जाते हुए हुई थी, है ना, ये भी रहता है। तो जापान में हुई थी और शायद अमेरिका जा रहे थे वो, है ना, ऐसा कुछ है। तो ये कब हुई थी, 18 अगस्त 1945। तो 18 मतलब अटैक, 18 मतलब अटैक, हम लोगों का कोड वर्ड क्या है, 18 मतलब अटैक है। ठीक है, और अगस्त मतलब क्या करेंगे, आग कर लेंगे, है ना। तो ये लिखेंगे आग के द्वारा, देखो जब हवाई जहाज में अटैक किया गया तो उसमें आग लग गई और बोस की मृत्यु हो गई। लिख लो, जब हवाई जहाज में अटैक किया गया तब उसमें आग लग गई और बोस की मृत्यु हो गई। तब उसमें आग लग गई और बोस की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अटैक मतलब क्या, 18, आग मतलब क्या, अगस्त। ठीक है, 1945 हो गया, ये कॉमन सेंस है, ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था वो हो रहा था। तो ये मेन चीज ये याद रखना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 अगस्त को हवाई दुर्घटना में बॉस की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बोलो। ठीक है बच्चों, तो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, देखते रहिए विद्यासागर एकेडमी।